हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार में पादपों में जनन हमने कहा कि दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक विधि द्वारा और एक लैंगिक विधि द्वारा। अलैंगिक मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लैंगिक मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें जननांग भाग नहीं लेते। ठीक है, जननांग भाग नहीं लेंगे मतलब युग्मक जनन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, और बिना निषेचन के बिना युग्मक जनन के ही नए जीव का निर्माण होगा, नया पादप बनेगा, तो वो अलैंगिक जनन है। देखो कुछ वैज्ञानिक इसको असंग जनन तक लेके जाते हैं, एपोमिक्सिस तक लेके जाते हैं, लेकिन हमें उधर कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है क्योंकि आपसे ऐसा कुछ कोई पूछने वाला भी नहीं है। सिंपली मैंने आपके लिए यहाँ पर ये एक टेबल बनाई है जिसके अंदर पादपों में जनन की दोनों विधियां इसके अंदर आ जाएंगी। एक एक करके देखते हैं अपन। ये है जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सिंपली कहा कि अलैंगिक जनन इट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस इसमें जननांग भाग नहीं लेंगे। देखिए आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन की दो विधियां हमारे सिलेबस में दे रखी है। एक विधि है जिसे बोलते हैं अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्मी। देखिए हमारे राजस्थान बोर्ड की एक खास बात और है कि यहाँ पर जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे एगेमोस्पर्मी। ओके। दूसरी विधि है जिसे बोलते हैं कायिक जनन। कायिक जनन या एक और नाम है इसका, हम इसको कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। कायिक प्रवर्धन, देखो प्रवर्धन का मतलब होता है प्रोपगेशन, मतलब एक प्रकार की ऐसी विधि जिसमें आप पादप के किसी भी भाग का उपयोग एक कायिक भाग की तरह से कर सकते हैं और उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं। ये कायिक जनन या इसको हम क्या कह सकते हैं, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ओके, दो विधियां होती हैं अलैंगिक जनन की, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। क्या होती है अनिषेक बीजता? तो देखो पहले आप यहां देख रहे हैं एक बार, क्या है अनिषेक बीजता मींस एगेमोस्पर्मी। ए का मतलब होता है नो, मींस नहीं, गैमस मींस फर्टिलाइजेशन मतलब युग्मकों का मिलना, और स्पर्मा मींस सीड मतलब बीज। इसका मतलब ये हुआ बीज द्वारा प्रवर्धन। देखिए न्यू प्लांट जो बनेगा इस विधि में वो सीड या बीज की सहायता से ही बनेगा, लेकिन बीज का विकास बिना अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण इट मींस युग्मक जनन व युग्मक संलयन के होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अलैंगिक जनन अ मींस नहीं, लैंगिक मतलब लैंगिक भाग, जिसमें पादप के लैंगिक भाग पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बीज का प्रवर्धन होता है, बीज बनता है, लेकिन बीज का विकास बिना अर्धसूत्री विभाजन मतलब युग्मक जनन एवं युग्मक संलयन के होता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन। मतलब सिंपली बात करें बीज का निर्माण होगा लेकिन उसमें युग्मक जनन और निषेचन नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है ये अलैंगिक जनन की पहली विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। देखिए क्या होता है, पौधों का पुनरुद्भवन मतलब वापस से उत्पन्न होना, है ना, खोए हुए अंगों का पुनः वापस आ जाना, ये पुनरुद्भवन के रूप में हम रीजेनरेशन, ओके इंग्लिश में बोलते हैं रीजेनरेशन।
ये पुनरुद्भवन जो है इसका मतलब होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब वही पुनरुत्पादन, वापस बनना। तो पौधों का पुनरुद्भवन बीज को छोड़कर, आप बीज को छोड़ दीजिए प्लांट में से, और प्लांट का बाकी कोई भी भाग अगर पादप के निर्माण में भाग लेता है तो इस विधि को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब देखिए, जो भाग हम काम में लेंगे, पादप का जो भाग, प्लांट का जो भाग हम काम में लेंगे, किसके लिए? नया पादप उत्पन्न करने के लिए, मतलब कायिक जनन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कायिक प्रवर्ध या प्रोपग्यूल कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, कायिक प्रवर्ध या प्रोपग्यूल कहते हैं। सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहां से भी बनता है आपका कि व्हाट इज प्रोपग्यूल या कायिक प्रवर्ध या प्रोपग्यूल क्या है। तो आप सिंपली कहेंगे कि पादपों में अलैंगिक जनन की विधि, कायिक जनन में भाग लेने वाला पादप का कोई भी भाग जिससे नया पौधा बनाया जा रहा है उसे हम प्रोपग्यूल या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सो आपके समझ में आ गया होगा। सो ये दो विधियां हैं, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अब देखिए, ये जो कायिक जनन है ये दो प्रकार से होता है। एक तो इसका नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक तरीका है, जो आप देखते हैं कि प्रकृति के अंदर अपने आप ही होता है, और एक वो है जो मानव के द्वारा लैबोरेटरी में या प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। प्राकृतिक विधि आप देख सकते हैं कि पौधे का कोई भी भाग जो कि जनन के अंदर भाग ले रहा है, जिससे नया पौधा बन रहा है, तो वो कौन कौन से भाग हो सकते हैं? फर्स्ट, पहला बाय स्टेम, वो भाग तना हो सकता है। सेकंड बाय रूट, थर्ड बाय लीफ एंड फोर्थ बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो तना हो सकता है, वो जड़ हो सकती है, वो पर्ण हो सकती है, वो जननांग हो सकता है। इन सब, ये सब कायिक प्रवर्ध के रूप में या एक कायिक भाग की तरह कार्य करते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। ओके, सो देखिए, तने के अंदर भी आप क्या देख सकते हैं कि तने 3 प्रकार के तने होते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारी बुक के अंदर शॉर्ट में दे रखा है बहुत इसको, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं पौधे में तना जो होता है वो 3 प्रकार के तने होते हैं, आवृत बीजों स्पेशली। एक जो होता है वो भूमिगत होता है, एक होता है भूमिगत या जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, एक होता है जो अर्धवायवीय होता है। अर्धवायवीय, अर्धवायवीय इट मींस जो आधा हवा में और आधा अंदर, और एक होता है जो वायवीय होता है, मतलब 100% बाहर होता है। ओके, सो जो भूमिगत है, उस भूमिगत में आप क्या देखेंगे? एक शब्द है, एक टर्म है कंद, कंद, एक टर्म है प्रकंद, एक टर्म है घनकंद, और एक टर्म है शल्ककंद। आपके पास में 4 टर्म है, कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। ठीक है, ये 4 टर्म आपने इनको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है। तो कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, हो सकता है आपने नाम पढ़े हैं, तो मैं इन तीनों के एक कॉमन नेम लिख देता हूं एक साथ। भूमिगत अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसके हैं कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। अर्धवायवीय के अंदर आते हैं ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका, अंतः भूस्तारी। वायवीय के अंदर आता है पर्णाभ स्तंभ, ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं इनके एक साथ लिख देता हूं यहाँ पर। एक होता है कंद, कंद का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आलू के रूप में देख सकते हैं, है ना। इनके सबके एग्जाम्पल में एक साथ लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। कंद, प्रकंद, प्रकंद के अंदर आप देख सकते हैं अदरक को। इसके अलावा होता है घनकंद, जिसमें आप अरबी देख सकते हैं। ठीक है, आप और भी देख सकते हैं शल्ककंद, शल्ककंद में आप प्याज देख सकते हैं।
आप ऊपरी भूविस्तारी के रूप में आप दूब घास को देख सकते हैं। ठीक है, अंतः भूविस्तारी के रूप में आप पुदीना देख सकते हैं, और आप भूविस्तारी के रूप में आप स्ट्रॉबेरी को देख सकते हैं। भूविस्तारिका के रूप में आप जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ या आइगोनिया को देख सकते हैं। सो ये तने के द्वारा प्लांट होते हैं। देखो, एक आलू आपने देखा होगा। आलू क्या है? पहली बात तो ये आलू एक तना है और जिसको हम कंद कहते हैं। ठीक है, अब आलू को कभी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बर्ड आलू की जो आईज होती हैं, जिनको हम आलू की आंख कहते हैं, जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, उनको अंकुरित देखा होगा कभी। अगर आप उस अंकुरित कलिका को अलग अलग कर कर और जमीन में रोप देते हैं तो देखते हैं प्रत्येक कलिका से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इट मींस वो किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक विधि है कायिक चरण की। ठीक है, जड़ के अंदर भी आप क्या देख सकते हैं? दो प्रकार की जड़ होती हैं। जैसे एक काष्ठीय जड़ होती है, एक काष्ठीय जड़ होती है। इस काष्ठीय जड़ के अंदर आप शीशम को देख सकते हैं। शीशम, काष्ठीय जड़ में शीशम देख सकते हैं। इसके अलावा एक जड़ होती है जो कंदिल जड़ होती है। कंदिल जड़ जिसके अंदर आप शकरकंद देख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। लीफ के अंदर आप दो एग्जाम्पल देखते हैं लीफ में। एक तो आपने देखा है पत्थर चट्टा। इस पत्थर चट्टा और एक एग्जाम्पल होता है इसका बिगोनिया। इसको मैं आपको एक बार डिटेल में समझाऊंगा इसके बाद में। बिगोनिया और जन्नांग के द्वारा एग्जाम्पल में आता है आपका अगेव, जिसे आप रामबांस कहते हैं। ठीक है, रतालू भी आता है नो डाउट इसके अंदर। अच्छा, तो ये विधियां हैं जो प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आती हैं। कृत्रिम विधि में दो विधियां ले रखी हैं। एक तो कर्तन विधि है, तीन विधियां, सॉरी। फर्स्ट कर्तन, सेकंड दाब लगाना और थर्ड है रोपण। सो ये कंप्लीट आपका पादपों में जनन का अलैंगिक जनन वाला पार्ट है। अब लैंगिक जनन के अंदर आप देखते हैं तो लैंगिक जनन पादप के अंदर पुष्प जो होता है वो लैंगिक इकाई या लैंगिक भाग होता है पादप का। पुष्प या जिसे आप फ्लावर कहते हैं, फ्लावर। ठीक है, आप देखते हैं कि पादपों में स्पेशली एंजियोस्पर्म में जो लैंगिक जनन होता है उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं आप। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, पोस्ट का मतलब होता है पश्चात, और फर्टिलाइजेशन का मतलब जानते हैं निषेचन। निषेचन से पहले की घटनाएं, निषेचन है निषेचन से बाद की घटनाएं। तो लैंगिक जनन के अंदर पुष्प जो होता है वो भाग लेता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद में मैं आपको प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि को एक बार डिटेल में समझाता हूँ। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो कायिक प्रवर्धन को मैं डिटेल में ले रहा हूँ। कायिक प्रवर्धन के अंदर दो विधियां बताई थी। पहली विधि जो थी वो थी प्राकृतिक विधि। पहले प्राकृतिक विधि को अच्छे से देखते हैं। सो प्राकृतिक विधि का मतलब प्लांट के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, जो कि प्रोपोगेट की तरह काम कर रहे हैं, वो अपने आप ही स्वतः ही क्या करते हैं, अपने अंदर अंकुरण करते हैं और अंकुरण से नए प्लांट का निर्माण होता है। सो देखो इस पूरी टेबल को देखो आप अच्छे से। पहला है तने द्वारा। सो तने के अंदर देखो 3 प्रकार के तने होते हैं। मैंने कहा था भूमिगत तना होता है, वायवीय तना होता है, अर्धवायवीय तना होता है, मतलब है ना। लेकिन इनके में रैंडमली नेम लिख दिए क्योंकि हमारी बुक में ऐसे नाम दे रखे हैं। कंद मतलब आलू, प्रकंद का एग्जाम्पल हल्दी, अदरक, केला। कंद को ट्यूबर कहते हैं। प्रकंद राइजोम, हल्दी, अदरक। देखो नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे डायग्राम। आलू के अंदर क्या होता है, ऐसे बर्ड्स होती हैं, ऐसे कई सारी आईज होती है आपके आलू के अंदर। ठीक है, इनके अंदर अंकुरण होता है और अंकुरण से एक नया प्लांट, प्रत्येक कलिका से एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आलू का। ऐसे ही हल्दी, आप हल्दी में देख सकते हैं, देखो तना है,
तने की खास बात होती है कि तने के अंदर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि आलू एक तना है जड़ नहीं, तो आप कहेंगे आलू इसलिए तना है क्योंकि इसमें पर्व और संधियां पाई जाती हैं। सो ये देखो अदरक, अदरक के अंदर पर्व, ये आपको पर्व संधियां हैं जो दो पर्व को जोड़ती है, और ये पर्व है, इसलिए ये पर्व है। तो देखो पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वहां से नए प्लांट का निर्माण होता है। ठीक है, ये अदरक का एग्जांपल हो गया। फिर घनकल के अंदर अरबी और केसर आते हैं। आपने अरबी देखी होगी जिसे क्रोकस कहते हैं, सॉरी क्रोकस नहीं, कोलोकेशिया कहते हैं। कोलोकेशिया में आप देखते हैं कि अरबी में इस तरह की संरचना होती है, ये इसका एक पर्व है, ये दूसरा पर्व है, ये इसकी पर्व संधि है। पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वहां से नया एक प्ररूप बाहर निकलता है। इसी तरह से शल्ककंद में एग्जाम्पल है प्याज, लहसुन। आप प्याज को देखते हैं, आप प्याज को देखेंगे ना तो ऐसे शल्क होते हैं, एक शल्क उतारते हैं, दूसरा शल्क उतारते हैं, शल्क को उतारते जाएंगे ना। शल्क क्या है? शल्क एक प्रकार की पर्ण का रूपांतरण है। सो यहाँ पर आप प्याज में क्या देख रहे हैं कि सारे शल्क, पर्ण रूपी शल्क जो होते हैं सब इकट्ठे होकर एक बुलबुल का निर्माण करते हैं, बल्ब का निर्माण करते हैं। ये प्याज का एक बल्ब है, ठीक है, ये प्याज का बल्ब है और ये आपको पर्ण दिख रही है तो इसको शल्क पर्ण कहा जाता है। ये प्याज, लहसुन में भी सेम ऐसे ही होता है। ऊपरी भूस्थायी मतलब जमीन के ऊपर रेंगने वाले दूब घास इसका क्लासिकल एग्जांपल है। आप देखते हैं दूब जो होती है जमीन पर रेंगती है, जहां पर भी वो जमीन के कांटेक्ट में आती है वहां से वो जर्मिनेट होती है और एक नए प्लांट का निर्माण करती है। इसी तरह से भूस्थायी स्ट्रॉबेरी, भूस्थायी का जलकुंभी, ये इसकी एग्जांपल है। नाउ जड़ द्वारा में देखते हैं दो टाइप की जड़ होती हैं, एक तो काष्ठीय जड़ होती है ना, जो शीशम, नीम और चमेली में होती है। आप देखते हैं नीम के कोई जड़, नीम के नीचे से कोई काष्ठीय जड़ है, वो उसमें से कहीं कोई अपस्थानिक कलिका निकलती है, उसमें अंकुरण होता है, उससे नए प्लांट का निर्माण होता है। कंदिल मूल, आप देखते हैं कई बार मूल क्या करती है, भोजन का संग्रह करके कंदिल हो जाती है ना, ट्यूबर शेप हो जाती है, जैसे शकरकंद में देख सकते हैं। उसके ऊपर जो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, अपस्थानिक कलिकाओं से नए नए पौधों का निर्माण होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। पर्ण के किनारे से आप देखते हैं कि ब्रायोफिल्म या पत्थर चिट्टा के अंदर पर्ण के किनार, पर्ण के जो किनारे होते हैं वो कटे फटे होते हैं और उनसे एक अपस्थानिक कलिका निकलती है और उससे नए प्लांट का निर्माण होता है। पर्णग्रंथ बिगोनिया में देखो आप, ये पत्ती है और ये इसका आगे का प्रलोभ है ना, और बीच में एक पर्ण ग्रंथ है। इस पर्ण ग्रंथ पर से कहीं से, इस पर्ण ग्रंथ के ऊपर से कहीं से आप देखेंगे एक नए प्लांट का निर्माण होगा, एक अपस्थानिक कलिका निकलेगी और उससे नए प्लांट का निर्माण होगा। ये बिगोनिया में देख रहे हैं आप। इसी तरह से जननांगों द्वारा कायिक जनन भी होता है। जननांगों द्वारा कायिक जनन के अंदर क्लासिकल एग्जाम्पल है अगेव, रामबांस और रतालू। देखो इसमें क्या होता है, जननांग जो होते हैं वो बहुकोशिकीय एक बुलबुल के अंदर या पत्र प्रकलिका के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं और गिर जाते हैं जमीन पर और अंकुरण करके एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। सो ये कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि आपके सामने दे रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से लर्न कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि क्या है? कृत्रिम तरीके से मानव जो प्लांट अपने आप प्रकृति में करते थे, है ना, वही मानव ने भी कोशिश की कि हम कृत्रिम कायिक जनन हम करें, वो भी कृत्रिम विधि से मानव द्वारा किया गया जनन, कायिक जनन। ठीक है, अब देखो इसमें फायदा क्या होगा इससे फायदा ये है कि आप जो एक नेचुरल तरीके से जनन होता है उसमें हम वेट करते हैं, पौधा बड़ा होगा, पौधा अपनी कायिक प्रावस्था को पूरा करेगा, फिर वो लैंगिक प्रावस्था में प्रवेश करेगा, है ना, और वहाँ पर पुष्प आएगा, पुष्प का डेवलपमेंट होगा, उसमें उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जनन अंग हैं, वो परिपक्व होंगे और उनसे फिर पॉलिनेशन होगा, फिर निषेचन होगा, फिर उसमें फ्रूट बनेगा, फिर फ्रूट का मैचुरेशन होगा, फिर सीड बनेगा, फिर सीड गिरेगा, फिर उसमें जर्मिनेशन होगा, फिर प्लांट बनेगा। सो लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें काफी वक्त ज्यादा लगता है और नंबर ऑफ प्लांट भी कम पैदा होते हैं। लेकिन इस कायिक जनन विधि द्वारा कृत्रिम तरीके से हम कम समय में कंट्रोल कंडीशन में जैसे चाहते हैं वैसे वांछित गुणों वाले अत्यधिक मात्रा में पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ 3 विधियां हैं, कर्तन विधि, कर्तन द्वारा, दाब लगाना और रोपण। ठीक है, सो
फर्स्ट कर्तन, कर्तन मीन्स कटिंग, बाय कटिंग। कटिंग मीन्स आपने देखा होगा आपके पास में, हम देखते हैं, हम कॉमन मोस्ट प्रोबेबली एक टिपिकल मेथड है कि गुलाब की डंडी जो होती है, उस गुलाब की डंडी को अपन कलम की तरह से तिरछा काटते हैं और तिरछा काट के उसको आप किसी गमले में मिट्टी तैयार करके लगा देते हैं, है ना, और उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत जल्दी उसमें जड़ मतलब रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, प्ररोह का निर्माण शुरू हो जाता है और उससे एक नया प्लांट बन जाता है। सो इस कटिंग के अंदर भी हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो है हमारे पास तना कर्तन और एक है मूल कर्तन, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। इस तना कर्तन को हम स्तंभ कर्तन भी कह सकते हैं, हमारी बुक में हमें शब्द मिलेगा स्तंभ कर्तन या तना कर्तन। और रूट, इसके अंदर तना है, तने को आपको कटिंग करना है। देखो कटिंग का मतलब क्या है कि तने को आपको इस तरह से कटिंग करना है कि उसके अंदर ये देखो ये पर्व संधियां होती हैं इस तरह से और ये पर्व होते हैं, तो आपको यहाँ से काटना है ताकि ये पर्व इसके अंदर रह सके और इस पर्व से यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलेंगी, ठीक है, और यहाँ इस जगह से इसमें से रूट निकलेंगी। तो गन्ना, अंगूर, गुलाब इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। मूल कर्तन में मूल को आपको क्या करना है, कटिंग करके और उसको शीर्ष मतलब ऊर्ध्वाधर लॉन्गिट्यूडनल उसको लगा देना है ऊपर की तरफ, जिससे उसमें अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होगा और नए प्राण का उससे एक निर्माण हो जाएगा। किस में इंपोर्टेंट है एग्जांपल, नींबू, सेब और अमरूद, इनके अंदर मूल कर्तन विधि का उपयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, दाब लगाना बाय लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर दो मेथड हैं, एक तो टीला दाब और एक गुट्टी। इसे माउंट कहते हैं, माउंट प्रेशर, और इसको बोलते हैं गुट्टी, या इसको हम वायु दाब भी कहते हैं। देखो ये दो विधियां कैसे बनी। टीला दाब विधि का उपयोग हम किन पादपों में करते हैं, जिनके अंदर जो शाखाएं होती हैं वो भूमि के नजदीक होती हैं और लचीली होती हैं, ठीक है, उन पौधों के अंदर हम टीला दाब विधि का उपयोग करते हैं। इसके एग्जांपल है मोगरा एंड चमेली, ठीक है। देखो ये आपके सामने और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे आप कनेर के अंदर आप रेड कनेर या येलो कनेर देखते हैं, उस कनेर के अंदर भी आप देख सकते हैं उसकी जो शाखाएं होती हैं वो लचीली होती हैं और जमीन से निकलती हैं, जमीन के पास में होती है, तो आप चाहें तो उसको फोल्ड करके इस तरह से, ये देखो इस तरह से फोल्ड करके और लगा सकते हैं। आप देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ से जड़ निकलना प्रारंभ हो जाएगी, आप यहाँ से कट कीजिए और उसको एक नए प्लांट मतलब आप यहाँ से कट कीजिए और इसको कहीं और स्थानांतरित कर सकते हैं और एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगी। ओके, नाउ दूसरी विधि गुट्टी विधि। इसके अंदर गुट्टी विधि का उपयोग हम वृक्षों में करते हैं, ऐसे वृक्ष जिनकी मोटी शाखाएं होती हैं, मोटी शाखाओं वाले वृक्षों में किया जाता है इसका उपयोग, इसलिए इसको वायु दाब विधि भी कहते हैं। देखो इसके अंदर ये कोई ट्री है, उस ट्री की कोई ये ब्रांच है, शाखा है, और शाखा के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर मिट्टी और गोबर का कुछ मिक्सचर इसके अंदर यहाँ लगा के उसको यहाँ पर आपने रस्सी से बांध दिया और इसको ऊपर से आप नमी प्रदान करते हैं, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे क्या देखते हैं कुछ समय बाद यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और आप इसको कट करके यहाँ से इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर। तो ये मेथड जो है वो क्या कहलाता है, गुट्टी या वायु दाब। नाउ रोपण, तीसरा मेथड रोपण या ग्राफ्टिंग, मोस्ट कॉमन टाइप का ये मेथड है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, रोपण के अंदर दो प्लांट होते हैं, उन दो प्लांट को आपस में ग्राफ्ट किया जाता है या रोपण किया जाता है, उनको ग्राफ्टिंग की जाती है। देखो जो वांछित पौधा है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट है, उसके पार्ट को, उसकी कलम को क्या कहते हैं, शियोन या कलम कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है, और जो नीचे अनयूजफुल पार्ट जो है, कोई ऐसा प्लांट है, ऐसा कोई वृक्ष है, पौधा है जो अनयूजफुल है, कोई काम का नहीं है, उसका स्कंद बनाया जाता है, स्टॉक बनाया जाता है। तो आप एक वृक्ष देख सकते हैं, ये कोई एक वृक्ष है ऐसे, उसका ये वाला भाग जो है ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ठीक है। और इस स्टॉक के ऊपर हम क्या लगाते हैं, इस स्टॉक के ऊपर हम कोई कलम लगा सकते हैं, लाइक दैट, इस तरह से कोई कलम लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर ये पर संधियां होंगी, शाखाएं होंगी, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं, एक तो कलम होता है, स्कंद होता है। कलम क्या है, वांछित पौधे वाला भाग है, और स्कंद क्या है, जो अनयूजफुल, जो कोई काम का नहीं है, उस पौधे का ये एक ठूंठ है, स्टॉक है या स्कंद है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, दो चीज, ठीक है।
इसके 4 मेथड्स हैं, जीवारोपण, फच्चरोपण, मुकुट या किरीट, मुकुट या इसको किरीट मेथड भी कहते हैं, किरीट रोपण और कलिका रोपण मतलब बर्ड ग्राफ्टिंग। जीवारोपण में आप वी शेप, स्कंद के अंदर वी शेप का चीरा लगाते हैं, उसको अंदर कलम डाल देते हैं। फच्चर जो रोपण है, इसके अंदर भी आप स्कंद में वी शेप का चीरा लगाते हैं और उसमें कलम को डाल देते हैं, बांध देते हैं। मुकुट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप किसी एक स्कंद के ऊपर कई सारी कलिकाओं को लगा देते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं किरीट के अंदर आप देखते हैं कि स्कंद के ऊपर कई सारी कलिकाओं को लगा देते हैं, तो वो ऐसी लगती है जैसे उसका मुकुट बन गया है। सो इसलिए इसको मुकुट ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। और कलिका रोपण जो होता है उसके अंदर आप स्कंद के अंदर एक टी शेप का चीरा लगाते हैं, उसके अंदर आप कलम डाल देते हैं। तो ये 4 मेथड हैं, जीवारोपण, टंग ग्राफ्टिंग, बेस ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड बर्ड ग्राफ्टिंग, जिनके द्वारा आप किसी वांछित या डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट को किसी अनयूजफुल प्लांट के ऊपर आप इम्प्लांट करके रोपित या रोपण करके आप उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप किसी एक पौधे के ऊपर 3 तरह के पौधे, 3 प्रकार के फल उत्पन्न करने वाले पौधे लगा सकते हैं। जैसे आपने स्कंद के रूप में कोई भी आपने अनयूजफुल प्लांट का स्कंद या स्टॉक ले लिया, उसके ऊपर आपने अमरूद भी लगा दिया, उसके ऊपर आपने ऑरेंज भी लगा दिया, उसके ऊपर आपने बेर लगा दिया। तो इसके द्वारा आप इन सबकी कलम को कलिकाओं के रूप में लगा देते हैं और एक ही प्लांट के ऊपर 2 से अधिक प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। इसमें सावधानी रखने वाली बात ये होती है कि कलम और स्कंद को जोड़ते वक्त इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इन दोनों की जो कैम्बियम या ऐदा है वो आपस में एकदम इस प्रकार से फिक्स हो कि जल्दी से जल्दी इनके बीच में वाटर एंड फूड का कंडक्शन कंटिन्यू हो जाए, ताकि स्कंद से कलम को फूड की और वाटर की सप्लाई मिलती रहे, जिससे ये जीवित बना रहे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्कंद क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शियोन एंड स्टॉक, कलम और स्कंद में अंतर बताओ। आपसे मैंने कहा यूजफुल पार्ट है ये और ये अनयूजफुल पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि ग्राफ्टिंग के अंदर क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ग्राफ्टिंग में कलम और स्कंद की ग्राफ्टिंग करते वक्त सावधानी यह रखी जाती है कि दोनों की ऐधा को या कैम्बियम को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, बांधा जाए कि दोनों आपस में आसानी से जुड़ जाएं और भोजन और जल का संवहन कंडक्शन होता है। सो ये कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं। देखो, एक विधि और है जिसको हम बोलते हैं पीटी। पीटी इट मींस प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप ऊतक संवर्धन। देखो, पादप ऊतक संवर्धन विधि जो है ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग कम समय में वांछित प्रकार के जितने चाहे उतने पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके अंदर आप किसी प्लांट का एक टुकड़ा यूज लेते हैं और उस प्लांट के बहुत सारे एक्स प्लांट को टुकड़ों को हम काम में लेकर और कई सारे पौधे बना सकते हैं। बट ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये लेबोरेटरी बेस्ड एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आर्टिफिशियल टाइप का लेबोरेटरी बेस्ड है। मतलब इसको फील्ड में बाद में करवाया जाता है, पहले लैब में आप एक वाइड रेंज तैयार करते हैं और उस वाइड रेंज को बाद में वहां से फील्ड में शिफ्ट किया जाता है। सो मैंने केवल नाम बताया है क्योंकि हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर ये पूरा चैप्टर है एक प्लांट टिश्यू कल्चर, इसलिए वहां हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इट इज अ लेटेस्ट टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो ये हमारा कंप्लीट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।